नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द चैनल में। दोस्तों, इस समय देश में एक राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। दरअसल राजनीतिक भूचाल इसलिए आया हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार तमाम मोदी विरोधी दलों एवं उनके नेताओं का नींद उड़ा रखा है। मोदी विरोधी दल पिछले 6-7 महीनों से लगातार प्रयास कर रहा है कि वह नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को किसी भी तरीके से अगले लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंक दे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। फिर भी मोदी विरोध के नाम में जो नाटक चल रहा है पिछले 6-7 महीनों से इस देश में, इस नाटक के दौरान 28 दलों का एक गठबंधन हुआ है, जिस गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया गठबंधन का नाम दिया है। उस गठबंधन का अभी अभी मुंबई में तीसरी बैठक संपन्न हुआ है। आप सभी को पता है कि इससे पहले भी 2 बैठकें 23 मई को पटना में और 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में संपन्न हो चुका है, और तीसरा बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई वाली खत्म हुआ है। इन तीनों बैठकों में जो मुद्दे बताए गए थे लोगों को, जो कहा जा रहा था कि इन बैठक में इन तमाम मोदी विरोधी दल के नेता और पार्टी सीट शेयरिंग के एक सहमति बना लेगा, इस घमंडिया गठबंधन का संयोजक पद पे सहमति बन जाएगी, और इसका एक कॉमन मिनिमम सभी का एक इस गठबंधन का एक झंडा, एक लोगो जारी किया जाएगा। लेकिन 3 बैठकों होने के बाद भी इनमें से किसी भी समस्या का समाधान ये लोग नहीं कर पाया है। न ही राष्ट्रीय संयोजक चुना गया इस घमंडिया गठबंधन का, न ही इनका कोई झंडा, कोई लोगो जारी किया गया, और न ही सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सुझाया गया। अब बताया जा रहा है कि अगला बैठक जो चौथी बैठक है वो दिल्ली में संपन्न होगा, और शायद 2 अक्टूबर को हो सकता है, और दिल्ली वाली बैठक में इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरीके से 3 बैठकें खत्म हो गई है उससे यह शायद असंभव सा दिख रहा है कि चौथी बैठक में भी इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन मुंबई वाली जो बैठक हुई है, इस बैठक में कुछ अलग सी चीज हुआ है। दरअसल इन बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इनमें पहला प्रस्ताव है कि सभी नेता संकल्प लिए हैं कि ये सभी लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें नया क्या है? ये तो शुरू से ही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो फिर मुंबई में इतनी बड़ी बैठक में सिर्फ 3 प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाया गया था। दूसरा बैठक है कि सार्वजनिक चिंता और महत्व के मुद्दों पर देश भर में जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियां करेंगे। पिछले 9 साल में तमाम मोदी विरोधी दल कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो सरकार के खिलाफ सीधी जनता से जुड़ी हुई हो नहीं खोज पाया। अब ये कह रहा है कि हम सार्वजनिक मुद्दों पे पूरे देश भर में रैलियां करेंगे। अरे भाई, भारत जोड़ो यात्रा से बड़ा कोई रैलियां हो सकता है क्या? और क्या इस देश का वोटर और जनता इतना बेवकूफ है कि जो अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में बैठकर मंच पे खड़े होकर कह रहा है कि हम सब एक हैं, वही अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाकर बीजेपी को और छत्तीसगढ़ में जाकर कांग्रेस पार्टी को गालियां दे रहा था। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहा था, और यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि हम सब एक हैं। अभी कांग्रेस पार्टी से किस तरह की तलखी चल रही थी केजरीवाल का, उसी का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था जब कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठक हुई थी, और उस बैठक के बाद अलका लांबा ने कहा था कि हमें कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली के 7 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा। उस समय सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी को मुझसे गठबंधन नहीं करना है, यानी आम आदमी पार्टी से, तो फिर आम आदमी पार्टी को मुंबई मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा सबसे बड़ा इसमें एक चीज हुआ है कि इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का चयन हुआ है, और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो सदस्य है वो गजब के लोग सब हैं। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी से है, संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे, शरद पवार एनसीपी, हेमंत सोरेन जेएमएम, टीआर बालू डीएमके, उमर अब्दुल्ला एमसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नरेंद्र सिंह जेडीयू से है, तेजस्वी यादव आरजेडी से है, महबूबा मुफ्ती पीडीपी से, डी राजा सीपीआई से है, अभिषेक बनर्जी टीएमसी से है,
जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से। इस पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी में दो लोग जिनका ज्ञान गजब का है, एक संजय राउत जो उद्धव ठाकरे का भोपू है, उसका ज्ञान इतना गजब का है कि उसने पूरे शिवसेना का बेड़ा गर्क करवा दिया। दूसरा, बिहार के उप मुख्यमंत्री नौमी फेल तेजस्वी प्रसाद यादव। अब ऐसे ऐसे लोग इस गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य है, तो समझ जाइए कि इस गठबंधन का औचित्य क्या है, इसका महत्व कितना बड़ा है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन तमाम मोदी विरोधी दल और उनके नेताओं का नींद कैसे हराम कर दिया है। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 दिनों का संसद का विशेष सत्र का आह्वान किया है, जो कि पूरी तरह से संवैधानिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां हैं कि वह विशेष सत्र बुला सकती है राष्ट्रपति की मंजूरी से। जिस विशेष सत्र को केंद्र सरकार ने बुलाया है, उस विशेष सत्र का इन तमाम मोदी विरोधी दल विरोध कर रही है, खास करके वह कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को आजादी दिलाने वाली पार्टी कहती है, जिसने इस देश में सबसे अधिक समय तक शासन किया। वह पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है कि यह गैर कानूनी, गैर संवैधानिक। तो उसका लोकसभा का एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी, जो कि अभी लोकसभा से सस्पेंडेड है, वो कह रहे हैं कि यह गैर संवैधानिक है। लेकिन इन सभी मोदी विरोधी दलों को परेशानी विशेष सत्र से नहीं है। इस विशेष सत्र में तो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम सड़क छाप नेता मोदी सरकार को ज्ञान दे रही है कि इस विशेष सत्र में क्या क्या करना चाहिए उनको। लेकिन इस विशेष सत्र का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विशेष सत्र भारत के नए संसद भवन में चलाया जाएगा, जो कि इन मोदी विरोधी दलों को परेशान करने का सबसे बड़ा कारण है। जब से संसद बना है तब से इन मोदी विरोधी दलों में एक अलग तरह का दुर्भावना बैठा हुआ है। लेकिन ये वही मोदी विरोधी दल है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र का विरोध कर रहे हैं, उसे गैर संवैधानिक बता रहे हैं। लेकिन यही लोग कभी भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछता कि भाई तुम किस कानून और संविधान के तहत दिल्ली विधानसभा का सत्र अवसान नहीं करते हो। हमेशा उसका सत्र चालू रहता है और जब भी तुम्हें मन करता है तब तुम विधानसभा के अंदर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हो। ये जो तमाम पत्तलकार से लेकर बुद्धिजीवी गैंग के लोग मोदी सरकार के इस विशेष सत्र के आह्वान पे ज्ञान दे रहे हैं, वो कम से कम केजरीवाल से तो पूछते हैं कि भाई किस संविधान और किस कानून के अनुरूप, कौन सी अनुच्छेद के अनुरूप आप दिल्ली विधानसभा का सत्र अवसान नहीं करते हैं। लेकिन ये उनसे नहीं पूछेंगे। इनको परेशानी नरेंद्र मोदी के विशेष सत्र से है, लेकिन इनका असल परेशानी विशेष सत्र से नहीं है। इनका असल परेशानी है कि जो अभी मीडिया में खबर चल रही है और जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, वह मामला है वन नेशन वन इलेक्शन का, एक देश एक चुनाव, जिसका मांग ये देश बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरह का काम पहली बार सोच रही है। इससे पहले देश के आजादी के टाइम पे ही 4 लोकसभा का चुनाव ऐसा हो चुका है जिस समय वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पे हुआ है। उन चारों लोकसभा के चुनाव के साथ साथ इस देश का तमाम राज्यों का विधानसभा चुनाव भी हो चुका। 1952 से लेकर 1967 तक 4 आम चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पे हुआ। उस समय किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गैर संवैधानिक है, इससे कांग्रेस पार्टी और नेहरू को फायदा होगा। लेकिन वही काम अब नरेंद्र मोदी करना चाह रहा है, तो तमाम क्षेत्रीय छत्रपों से लेकर वह तथाकथित कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को आजादी दिलाने वाला पार्टी कहती है, वो भी इसका विरोध कर रहा है। जबकि वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश को फायदा हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान है तो उन क्षेत्रीय छत्रपों को जो अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अपना अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उसके ऊपर अपना राजनीतिक वजूद खड़ा करके बैठे हुए हैं। एक खबर के मुताबिक इस देश में जितने भी चुनाव होता है, हर एक चुनाव पे सरकार को 3778 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। अब बताइए
जितना भी चुनाव होता है, चाहे राज्य का चुनाव हो या देश का, हर एक चुनाव पे अगर 3778 करोड़ रुपए खर्च होता है तो हर एक साल में ऐसा 5 साल का जो टर्म एंड कंडीशन बनाया गया है भारतीय चुनाव का, उसमें ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल में इस देश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी राज्य का चुनाव ना होता है। और बार बार चुनाव होने का सबसे बड़ा नुकसान है कि हमेशा किसी न किसी राज्य में किसी न किसी क्षेत्र में आचार संहिता लागू रहता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में विकास समान रूप से नहीं हो पाता है। उस क्षेत्र या उस राज्य के सरकारी कर्मचारी चुनाव की वजह से अपने दायित्व को पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं। अगर देश को फायदा एक राष्ट्र एक चुनाव से, तो मेरे राजनीतिक दलों को दिक्कत क्या है? और जो लोग ये कह रहे हैं कि एक नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय क्षेत्रफल को खत्म करने की साजिश है, तो उनको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का उदाहरण देखना चाहिए। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तो हर एक चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ में हो रही है, तो फिर वहां पे क्यों नहीं जो क्षेत्रीय दल है उसका वर्चस्व खत्म हो रहा है? पिछले 15 से 20 सालों से उड़ीसा में क्षेत्रीय दलों का ही सरकार है। केंद्र में चाहे किसी के भी सरकार रहा हो, उड़ीसा में नवीन पटनायक ही जीतते हैं, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी जीत रहा है। ठीक, अगर तो फिर ये आरोप कितना जायज है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएगी? अगर क्षेत्रीय दलों के पास अच्छे मुद्दे होंगे, जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, तो जनता उसको चुनेगी। सिर्फ जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पे अपना राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों का तो ऐसे ही वजूद खत्म होना ही चाहिए। पुष्टिकरण की राजनीति करके समाज में जातिवाद का जहर घोलकर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों का तो खात्मा ऐसे भी होना चाहिए। ये देश हित में है और उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी का अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करेंगे। देखना यह है कि उनकी अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी क्या 18 सितंबर तक सरकार को रिपोर्ट देती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन सिर्फ सरकार के इस ऐलान मात्र से ही जिस तरीके से मोदी विरोधी दलों में खलबली मचा हुआ है, तथाकथित घमंडिया गठबंधन में जो खलबली मचा हुआ है, वह दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है देश के प्रति। पर नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता है जो इन तमाम मोदी विरोधी दलों से कैसे निपटना है, उनका एक एक तोर उनके पास है। और देखना यह है कि 5 दिनों का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें कौन सा बड़ा तूफान आ रहा है, कौन से बड़े फैसले सरकार ले रही है। और उस फैसले के बाद देखिएगा कि इस घमंडिया गठबंधन में किस तरह का राजनीतिक भूचाल आता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।